नमस्कार। गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, यानी हमारे प्रमुख टीवी न्यूज़ चैनल्स, वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इन तीनों के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं। कई बार होता क्या है कि इतिहास पर वो बहस करते हैं तो दोनों तरफ के लोगों को बुलाना पड़ता है और उसमें कई बार व्हाट्सएप वाले फंस जाते हैं, उनका झूठ पकड़ा जाता है। तो इसका शमन करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए वो अकेले बुला लेते हैं ताकि 45 मिनट तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर को अपना सारा झूठ फैलाने की पूरी आज़ादी हो। अभी हाल में किसी ने एक वीडियो भेजा, मैंने देखा, TV9 भारतवर्ष का वीडियो था। उस पर भाजपा के एक प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी बैठे हुए थे और आधे घंटे तक आराम से उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सारी कहानियाँ, आधा अधूरा इतिहास, थोड़े झूठ, थोड़े आधे झूठ, थोड़े आधे सच बखाने। शीर्षक दिया गया कि जवाहरलाल नेहरू से राहुल गांधी तक को खूब खरी खोटी सुनाई सुधांशु द्विवेदी ने। मानो इन चैनल्स का काम ही यही है कि लोगों को खरी खोटी सुनाएं। कभी सुना है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो आधे घंटे बात करे और उसके बाद शीर्षक लगाया जाए, विनायक दामोदर सावरकर से नरेंद्र मोदी तक को खूब खरी खोटी सुनाई XYZ ने? सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सत्ता के चैनल हैं, सत्ता के चाटुकार चैनल है, दरबारी चैनल है। दरबार राजा का और राजा के आगे पीछे घूमने वाले दरबारी। तो इस वीडियो की शुरुआत में ही सुधांशु कहते हैं कि सावरकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको पहला स्वाधीनता संग्राम कहा था। थोड़ा सा अपने कोर्स से बाहर पढ़ते तो उनको मालूम होता कि सावरकर साहब से पहले कार्ल मार्क्स ने उसको प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था और न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके लेख छपे थे, जिन लेखों को मिलाकर बाद में किताब बनी। उसका नाम ही है 1857 द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार ऑफ इंडिया। इसके बाद कहते हैं वो पहले व्यक्ति थे जिनको 2 आजीवन कारावास की सजा हुई। बिल्कुल सही कहते हैं, सावरकर निश्चित रूप से पहले व्यक्ति थे जिनको 2 आजीवन कारावासों की सजा हुई। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि सावरकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 6-7 बार माफ़ी मांगी, सपरिवार माफ़ी मांगी। उनकी पत्नी ने अलग से पत्र लिखा, 7 पत्र उन्होंने लिखे और पहला पत्र तो जेल में जाने के 6 महीने के अंदर ही माफ़ी का उन्होंने लिख दिया था। तो आधा सच तो आप बताएंगे, आधा सच आप छुपा जाएंगे। चाहे आप मेरी किताब पढ़ें या किसी की भी किताब पढ़ें, इस बात पे तो कोई शक ही नहीं करता है कि गिरफ्तारी से पहले सावरकर आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ने वाले एक शानदार सेनानी थे। इस बात से किसको इनकार है? इस बात से किसको इनकार है कि उन्होंने वहाँ से बंदूकें भेजी थीं, जिनमें से एक बंदूक से कन्हारे ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था और उसके बाद जब कन्हारे पकड़ा गया तो उसने सब उगल दिया, जिसके आधार पर केस चला वगैरह वगैरह। ये कौन नहीं जानता है? ये सब खुली चीज़ें हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे वीर थे जिन्होंने इस तरह की चीज़ें की, जो हिंसात्मक क्रांति में भरोसा रखते थे, चाहे वो चाफेकर बंधु हों, चाहे वहाँ से उठा के भगत सिंह तक। लेकिन इन सब में अकेले, एकदम अकेले सिंगल व्यक्ति थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 7 बार माफ़ी मांगी और लोगों ने भी माफ़ियाँ मांगी हैं। अंडमान के जिस जेल में सावरकर थे उसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार थे, कई सारे लोग वहाँ पे मारे गए, कई सारे लोगों को फांसी हुई। महावीर सिंह जो भगत सिंह के साथी थे, भूख हड़ताल करते हुए मारे गए। कितनी ही कहानियां हैं, लेकिन माफ़ी सिर्फ 2 लोगों ने मांगी। एक बारिंद्र कुमार घोष ने और दूसरा विनायक दामोदर सावरकर ने। तो ये आधा सच। इस तरह के आधे सच और आधे झूठ लगातार सुधांशु बोलते जाते हैं। एक और सच वो बताते हैं कि 1910 में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो विलियम वेडरबर्न थे। बिल्कुल सच बताते हैं वो ये बताना भूल जाते हैं कि इसके पहले महामना मदन मोहन मालवीय भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। ये बताना भूल जाते हैं वो कि महात्मा गांधी अभी साउथ अफ्रीका से लौट के नहीं आए थे, कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे। जवाहरलाल नेहरू
जिनके ऊपर इतनी सारी बात वो कर रहे हैं, 1910 में कांग्रेस में नहीं थे। 1910 और उसके आसपास जो सबसे बड़े नेता कांग्रेस में थे वो लोकमान्य तिलक थे और विलियम वेडरबर्न उन अंग्रेजों में से थे जो अंग्रेज भारत में स्वशासन का समर्थन करते थे। पूरी आज़ादी की लड़ाई में ऐसे कई अंग्रेज सामने आते हैं जो भारतीयों का समर्थन करते हैं। तो 1910 की कांग्रेस वो नहीं थी जो 1920, 21, 42 या बाद की कांग्रेस है। अगर उस समय एक साल के लिए एक अंग्रेज अध्यक्ष था तो उससे क्या तय होता है? और वो भी तब जब ना कांग्रेस में गांधी थे, ना नेहरू थे, ना पटेल थे, ना मौलाना थे, न कोई ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे। लोग कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मैंने क्यों नाम लिया? क्योंकि मदन मोहन मालवीय उस हिंदू महासभा के संस्थापकों में से थे जिसके बाद में विनायक दामोदर सावरकर अध्यक्ष बने, जिसकी परंपरा को भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरा मानती है। तो ये सवाल गांधी और नेहरू पर नहीं है कि कांग्रेस के अध्यक्ष एक अंग्रेज क्यों बने। ये सवाल तो महामना मदन मोहन मालवीय और लोकमान्य तिलक से है कि जब आप कांग्रेस में एक्टिव थे तो एक अंग्रेज को अध्यक्ष कैसे बनने दिया। गांधी के आने के बाद, पटेल के आने के बाद, नेहरू के आने के बाद तो कोई अंग्रेज कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 चीज़ें 3 चीज़ें मैंने बताई और आगे बढ़ते जाएंगे तो और चीज़ें मैं बताता हूं आपको। एक जगह वो सवाल करते हैं कि 1942 के बाद कांग्रेस ने आज़ादी के लिए कौन सा आंदोलन चलाया। पहली बात तो ये कि 1942 कोई घंटे 2 घंटे और दिन 2-4 दिन का आंदोलन नहीं था। सबको पता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस की पूरी कार्य समिति को जेल में डाल दिया गया था। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल जेल में रहे लोग। जब जेल से निकल के आए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था, क्रिप्स मिशन आता है, बाकी सारा कुछ होता है और सीधे हिंदुस्तान के आज़ादी की बातचीत शुरू हो जाती है। सबको पता होता है कि अब आज़ादी मिलने वाली है। मिलने तो सावरकर भी क्रिप्स से गए थे। लेकिन सवाल मैं पूछता हूं कि जब सुधांशु ये कहते हैं कि 1942 के बाद कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो मैं पूछता हूं कि 1937 में आज़ाद होने के बाद सावरकर ने आज़ादी के लिए कौन सा आंदोलन चलाया। मैं पूछता हूं कि अपने निर्माण के बाद से लेकर 1947 तक आरएसएस ने आज़ादी के लिए कौन सा आंदोलन चलाया। मैं पूछता हूं कि 1942 में जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहा था तो आरएसएस कहां थी। मैं पूछता हूं कि 1942 में जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहा था तो सावरकर साहब अंग्रेजों के साथ मिलकर जिन्ना के सहयोग से सरकारें क्यों बनवा रहे थे। क्यों 1942 में जब पूरा देश आंदोलन कर रहा था तो सावरकर साहब गली गली घूमकर अंग्रेजों की सेनाओं में भर्ती करवा रहे थे। क्यों सिंध में जहां मुस्लिम लीग की सरकार में हिंदू महासभा शामिल थी, पाकिस्तान का प्रस्ताव जब सदन में लाया गया तो हिंदू महासभा ने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया। क्यों? सवाल आप कांग्रेस से बार बार करते हैं, सवाल गांधी से करते हैं, सवाल नेहरू से करते हैं, खुद से सवाल क्यों नहीं करते? खुद से सवाल ये क्यों नहीं करते कि जिस पटेल के बारे में आज इतनी बात कर रहे हैं, वो सरदार पटेल जब जेल में गिरफ्तार थे तो हिंदू महासभा अंग्रेजों के साथ क्यों खड़ी थी? आरएसएस आज़ादी की डिमांड क्यों नहीं कर रही थी? जो सुविधाएं आप बताते हैं नेहरू जी को जेल में मिली थी, वही सुविधाएं तो सरदार पटेल को भी जेल में मिली थी। एक ही जेल में दोनों लोग गिरफ्तार थे। फिर नेहरू पे इतने सवाल और पटेल पर चुप्पी क्यों? और सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? वो किसी की हत्या करके नहीं गए थे, वो भारत के अग्रणी नेता थे। फिर सवाल पूछते हैं ये 1935 में नेहरू ने किसकी शपथ ली थी? 1946 में नेहरू ने किसकी शपथ ली थी? भाई साहब, उन्हीं की शपथ ली थी जिनकी शपथ लेकर हिंदू महासभा इलेक्शन लड़ती थी। उन्हीं की शपथ ली थी जिनकी शपथ लेकर सिंध में और बंगाल में हिंदू महासभा सरकारों में शामिल हुई थी। उन्हीं की शपथ ली थी जिनकी शपथ लेकर सावरकर साहब जीते रहे और मरते रहे। अरे भाई, जब संविधान 1950 में बन के तैयार हुआ
तो 1950 से पहले संविधान की शपथ कैसे ले लेते? किस संविधान की शपथ लेते? ये जो बार बार बेवकूफ बनाने की बात है, एक लाइन में 1 सेकंड में दिमाग लगा के सोचिए कि संविधान की शपथ सिर्फ और सिर्फ तभी ली जा सकती थी जब भारत में संविधान बन जाता। और भारत का अपना संविधान बने, इसके लिए संघर्ष कौन चला रहा था? कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का गठन कौन चाहता था? कौन लगातार संविधान सभा के गठन के लिए लगा हुआ था? कांग्रेस और नेहरू। और जब तक संविधान नहीं बनता तब तक आप किसकी शपथ ले सकते थे? जिस कानून के हिसाब से देश में राज चल रहा था उसी की शपथ तो ले सकते थे। और अगर इतनी दिक्कत थी तो जो आपके वैचारिक पुरखे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो उस सरकार में क्यों शामिल हुए? अगर इतनी दिक्कत थी तो 1942 के समय सावरकर साहब अंग्रेजों के साथ क्यों शामिल हुए? क्या वो उस समय भारतीय संविधान की शपथ लेकर शामिल हुए थे? वार कमेटी में जो अपने लोग भर्ती करा रहे थे, क्या वो किसी भारतीय संविधान की या गीता की शपथ लेके जा रहे थे? वो भी तो उन्हीं की शपथ ले रहे थे। तो दूसरों का याद करना, अपना भूल जाना, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उनके ऊपर सवाल खड़े करना, और जो आज़ादी की लड़ाई के समय अंग्रेजों के साथ बने रहे उनको छोड़ देना। और फिर आप कहते हैं कि एक होता है गलत इतिहास पढ़ाना और एक होता है बिल्कुल झूठा इतिहास पढ़ाना। जी साहब, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको कहते हैं बिल्कुल झूठा इतिहास पढ़ाना। और अगर बिल्कुल झूठा इतिहास ये नहीं है तो आप बस इतना बता दीजिए कि 1942 के समय जो सरकारें आपने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बनाई थीं, उन्होंने किसकी शपथ ली थी? और अगर आप उन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं तो दूसरों पर सवाल खड़ा करने का आपको क्या हक है? एक आखिरी बात, जो बात गांधी जी ने समझ ली थी वो बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आई। सावरकर के संदर्भ में कह रहे हैं क्योंकि सावरकर के रिहाई के लिए गांधी जी ने एक पत्र लिखा था जिस पर राजनाथ सिंह ने कह दिया था कि गांधी जी के डिमांड पर, गांधी जी के कहने पर सावरकर ने माफ़ी मांगी है। उस पर एक वीडियो मैंने बनाया भी था, मैं लिंक दे दूंगा आपको। पूरी कहानी बहुत साफ है। गांधी के पास खबर नहीं थी कि सावरकर रोज़ माफ़ी मांग रहे हैं, हर मौका मिलने पे, हर 6 महीने पे माफ़ी मांग रहे हैं। यह खबर गांधी के पास नहीं थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब आम माफ़ी दी गई थी, सावरकर को माफ़ी नहीं मिली। उस समय सावरकर के छोटे भाई हाथ जोड़े गांधी के पास पहुंचे थे, उनसे विनती की थी। और जब उनसे विनती की थी तो गांधी इतने बड़े दिल के थे कि सब कुछ भूलकर उन्होंने एक पत्र लिखा, खुला पत्र लिखा, जो उनके अखबार में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जब सबको रिहा किया गया है तो सावरकर को भी रिहा कर देना चाहिए। इसमें क्या गलती की थी? कौन सा सर्टिफिकेट दे दिया था? कितने, उस समय किसको पता था कि रोज माफियां मांगी जा रही हैं? उस समय किसको पता था कि अपनी पत्नी से भी पत्र लिखवा रहे हैं, अपने भाई को भी लगाए हैं, खुद भी माफी मांग रहे हैं? किसको पता था? किसी को नहीं पता था। अगर पता होता तो आज़ादी के उस माहौल में कोई उनके साथ नहीं खड़ा होता। उसके बावजूद वो रिहा हुए तो भी सुभाष चंद्र बोस गए थे उनके पास, उनसे कहा कि आप कांग्रेस में शामिल होइए, आ जाइए हमारे साथ। ये उनको सम्मान देना था, क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम था कि वो माफ़ी मांग के रिहा हुए हैं। लोग ये जानते थे कि आज़ादी की लड़ाई में वो शामिल रहे हैं, तो उनको सम्मान देने गए थे। लेकिन वो तो वादा करके आए होंगे कुछ, शायद उन्होंने अपना रास्ता चुना, हिंदू महासभा में वो गए। और उसके बाद 1937 से लेकर 1947 तक 10 साल आज़ादी की न कोई मांग की, ना आज़ादी के लिए कोई आंदोलन चलाया। एक सूत्रीय कार्यक्रम उनका रहा हिंदू मुसलमान को बांटने का। 1937 में अहमदाबाद में जब वो अध्यक्ष बने हिंदू महासभा के, तो पहले ही भाषण में कहा कि हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र हैं। और इस तरह से शामिल हो गए उन लोगों में जो लोग हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए लगातार लगे हुए थे। ये सारा कुछ आप भूल जाएंगे और सवाल पूछेंगे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से। आप कहते हैं कि वायसराय से वो मिलते जुलते थे। मैंने बताया, मिलने तो क्रिप्स से सावरकर भी गए थे, इच्छा तो उनकी भी यही थी। लेकिन जब चुनाव हुआ और उस चुनाव में हिंदू महासभा को हमारे पुरखों ने पूरी तरह से ठुकरा दिया, तो अंग्रेज़ों ने भी उनको किनारे लगा दिया, क्योंकि वो किसी काम के नहीं थे। और उसके बाद तो आप जानते हैं कि हिंदू महासभा की कोई ख़ास वैल्यू रही नहीं गई।
जिनको आज इतना बड़ा नेता बनाया जा रहा है, वो महाराष्ट्र में भी अपने कैंडिडेट्स को चुनाव नहीं जितवा पाते थे। और गांधी हत्या के बाद तो जनसंघ नया बन गया, हिंदू महासभा अकेली पड़ गई और उसके बाद लगातार सावरकर अकेले पड़ते चले गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उनका साथ छोड़कर चले गए। उसके लिए नेहरू और गांधी थोड़े जिम्मेदार हैं। तो थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए चैनल्स को। एक तरफा नरेशन, एक तरफा झूठ को इतना सारा स्पेस देते समय कम से कम उनके साथ किसी ऐसे आदमी को बिठा लेना चाहिए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी सोर्सेज पर भी भरोसा करता है। बाकी ठीक है, राज उनका, पैसा उनका, ताकत उनकी, वो अपना झूठ फैलाएंगे। जितनी थोड़ी बहुत ताकत हमारी है, हम जवाब देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। नमस्कार। क्रेडिबल हिस्ट्री पर लगातार सामयिक विषयों से लेकर इतिहास तक पर वीडियोस बना रहे हैं हम लोग। एक छोटी सी टीम है और संसाधन जीरो है। अपनी कोशिशों से लगातार हम ये कोशिश करते हैं कि जो ज़रूरी विषय हैं उन पर वीडियोस लेके आएँ। बहुत सारे लोग इनबॉक्स में, डीएम में, बाकी जगहों पर कहते भी हैं इस पर बनाइए, उस पर बनाइए। हमारी इच्छा भी होती है ज़्यादा वीडियोस बनाने की, अच्छे वीडियोस बनाने की, लेकिन संसाधनों की कमी हमारे सामने एक बड़ा संकट बन के रहती है। मैं आमतौर पर अपने वीडियोज़ में ये भी अपील नहीं करता हूँ कि सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है कि जिनको अच्छा लगेगा वो खुद सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन इस बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर संभव हो तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। अगर संभव हो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्टार्स देने की सुविधा है आपके पास, शेयर करने की सुविधा तो हर जगह है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की। आप इंस्टामोजो लिंक है, वहां पर हमारी सहायता कर सकते हैं। आप साथ आएंगे तभी हम बेहतर काम कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।